नमस्कार। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। इन्हीं रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स को इटरेटिव स्ट्रक्चर्स या लूप्स भी बोला जाता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें लूप्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स, वाई डू वी नीड लूप्स, अर्थात लूप्स की वास्तव में आवश्यकता क्या है। कई बार प्रोग्राम में ऐसे कुछ टास्क हो सकती हैं जिन्हें हमें बार बार दोहराना पड़े या एक ही प्रकार के टास्क को बार बार करना पड़े। तो ऐसे केसेस में हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जिसको हमें बार बार रिपीट करना है, लूप्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से उसी कोड को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार कोड लिखा जाएगा और लूप की सहायता से उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एंटर किया जाएगा। जनरली ये जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का पार्ट होते हैं और ये जो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उससे कुछ भिन्न होते हैं। इसके अंदर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियल ना होके कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर लूप एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स या कहना चाहिए कि एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है या फैसिलिटी प्रदान करता है। एक और चीज़ जो ध्यान देने योग्य है कि जनरली जब भी हम लूप्स की बात कर रहे हैं तो लूप्स के साथ में एक कंट्रोल वेरिएबल होता है जो कि किसी कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेने का काम करता है कि कंडीशन क्या है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है हम उस लूप के अंदर एंटर करते रहते हैं और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है उस लूप के जस्ट बाद में आने वाले स्टेटमेंट पर प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स की। तो सी प्रोग्रामिंग की यदि हम बात करें तो वहाँ पर दो टाइप के लूप्स हैं जिनकी कैटेगरी 2 हैं। पहली है एंट्री कंट्रोल लूप या प्री कंडीशन लूप और दूसरी है एग्जिट कंट्रोल लूप या पोस्ट कंडीशन लूप। अर्थात एंट्री कंट्रोल लूप का क्या तात्पर्य है कि इनमें पहले कंडीशन चेक होती है और यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ही लूप के अंदर एंटर किया जाएगा या और उस लूप के अंदर आने वाले स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें दो लूप आते हैं, वाइल लूप तथा फॉर लूप। जबकि यदि मैं एग्जिट कंट्रोल लूप की बात करूं तो कि इनमें पहले प्रोग्राम का कंट्रोल अंदर ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद में जब हम प्रोग्राम इस लूप से बाहर निकल रहे होते हैं तब वो कंडीशन चेक होती है। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हम दोबारा उस लूप के अंदर एंटर करेंगे और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट हम वहीं से बाहर आ जाएंगे। इसके अंदर जो लूप डू वाइल लूप होता है तो इन टोटल हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप के लूप्स होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप तथा डू वाइल लूप, जिनमें से वाइल लूप और फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं जबकि डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वाइल लूप के साथ। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप के अंदर हमें जो चीज़ ध्यान देनी है कि किसी भी लूप के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उस लूप में जिस कंट्रोल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, अर्थात जो उस लूप के कंट्रोल फ्लो को नियंत्रित करता है, उस वेरिएबल की बात करते हैं। तो सबसे पहले उस कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद में लूप में एंटर करने से पहले या लूप में एंटर करने के बाद में जनरली एक कंडीशन चेक होती है और उस कंडीशन के ट्रू होने पर ही लूप के अंदर एंटर हुआ जाता है। और जो तीसरा पार्ट है वो है उसी लूप के अंदर हम एक कंडीशन, एक ये कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं जिसके द्वारा उस वैल्यू को इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या किसी अन्य मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी लूप में 3 पार्ट होंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ व्हाट? इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। कंडीशन इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल वेरिएबल। और तीसरा मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन इज़ अगेन अप्लाइड ऑन कंट्रोल वेरिएबल। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन वाइल की वर्ड के बाद में ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन आएगी यहाँ पर। उसके बाद में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यहाँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, ये इसका ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हो सकता है और अगर आवश्यकता पड़े तो मॉडिफिकेशन भी अप्लाई किया जाएगा। इसको हम इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं कि यदि हमने यहाँ पर कोई भी एक इनिशियलाइजेशन किया किसी वेरिएबल का, उस कंट्रोल वेरिएबल को यहाँ चेक किया गया है, उसकी कंडीशन के आधार पर यदि ये कंडीशन पार्ट है एक आउटपुट के रूप में ट्रू दे रहा है तो हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और जब तक वो ट्रू रहेगा हम इसी लूप के अंदर बार बार मूव करते रहेंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यानी ये वाला पार्ट ट्रू के लिए है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होते क्या होगा
हम इस लूप से बाहर आएंगे और इस लूप के जस्ट बाद बाहर आते ही इसके ब्लॉक के जस्ट बाद जो पहला स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि वाइल लूप को एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले पुनः वही चीज़ें रिपीट की गई हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल नीड्स टू बी डन वेल बिफोर अप्लाइंग द कंडीशन, कि कोई भी कंडीशन अप्लाई करने से पहले यदि हम किसी कंट्रोल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर तो उस कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना आवश्यक है। दूसरी जो चीज़ है कि जब कंडीशन पार्ट की बात करते हैं कि वाइल के आगे जिस कंडीशन की, जैसे मैं यहाँ पुनः बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन की बात करते हैं, ये वाला पार्ट, तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल है उसके रूप में कंडीशन दी जा सकती है, उसकी वैल्यू किसी से कंपेयर की जा सकती है, या सिंपली कोई और एक्सप्रेशन भी हो सकती है, या सिंपली ट्रू या फॉल्स भी वहाँ पे हो सकता है, या सिंपली बोलूँ ज़ीरो या नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू उसके अंदर पास करने का मतलब है, अर्थात यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कंडीशन की जगह कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, उसका तात्पर्य है कि हम ट्रू की बात कर रहे हैं, और अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो लूप इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा यदि इसमें कोई एग्जिट कंडीशन नहीं है। और अगर वो जीरो है, यहाँ कंडीशन पार्ट में अगर वैल्यू ज़ीरो है तो उस केस में क्या होगा, ये लूप के अंदर हम एंटर नहीं करेंगे और प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कब होगा, ज़ीरो के केस में, और नॉन जीरो के केस में इसी के अंदर बार बार मूव करता रहेगा। एनीवे जैसा कि यहाँ पहले भी मैंने बताया था कि लूप कब तक चलेगा, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहेगी, या वाइल के आगे जो हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं उसके अंदर आउटपुट जो है वो ट्रू आता रहेगा। जैसे ही उसका आउटपुट फॉल्स आएगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हम इसको प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैंने दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है कि यदि हमें एक नंबर गिवन है, वो 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट कुछ भी हो सकता है, और उस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका टोटल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ हमारा एग्जांपल लिया है कि यूज़र से मैं एक नंबर एंटर करवा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट के द्वारा यूज़र से एक नंबर एंटर करवा रहा हूँ 786। तो इनकी जो डिजिट है उसका योग क्या होगा, 7 और 8 15 और 6 21। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैंने कोई आउटपुट लिया, मान लो 2 3 4 5 लिया है, ये मेरा इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 4 9 3 12 और 2 14 आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं इस प्रोग्राम को और इसके जो इटरेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए इस लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल n लिया है जिसका मान हम यूज़र से कीबोर्ड के द्वारा एंटर करवा रहे हैं इस ब्लॉक में। एक और जो वेरिएबल हमने लिया है i बराबर 1 लिया है, और तीसरा जो वेरिएबल है वो सम बराबर 0 लिया है। इनका क्या यूज़ है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए मैंने जब यूज़र से एक वैल्यू ली तो यूज़र ने मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू इनपुट की 786। तो लूप में एंटर करने से पहले यहाँ यहाँ हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा और लूप हमारा ख़त्म कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लूप का कंट्रोल ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ जो देखनी है वो है कि कंट्रोल वेरिएबल कौन सा होगा। तो कंट्रोल वेरिएबल वो होगा जिसको हमने मॉडिफिकेशन के तौर पे भी यूज़ किया है, कंडीशन में भी यूज़ किया और इनिशियलाइजेशन में भी यूज़ किया है। तो यहाँ ये जो n है हम यूज़र से ले रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन क्या होगा, जो भी यूज़र इनपुट देगा उसी से वो इनिशियलाइज होगा। तो हमारे केस में n का मान हमने 786 लिया है। अब कंडीशन पार्ट के अंदर मैंने लिया है वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जब तक n का मान 0 नहीं होगा तब तक हम इस लूप के अंदर एंटर करते रहेंगे बार बार, और जैसे ही इस n का मान 0 हो जाएगा हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ n इक्वल टू 0 हो जाएगा तब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को। वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब लूप में एंटर करते हुए n का मान क्या है, 786 जो हमने यूज़र से इनपुट करवाया था, i का मान 1 है जो हमने यहाँ दिया था, और सम का मान 0 है। तो ये तीनों वैल्यू मैंने पहले इटरेशन में एंटर करते हुए मैं देख रहा हूँ कि उस लूप के अंदर एंटर करने से पहले मेरे पास n, i और सम का मान क्या है। ठीक, अब लूप के अंदर एंटर करते हैं। लूप के अंदर जैसे ही एंटर किया, i का मान क्या, i बराबर n%10। n का मान क्या था, 786 था। 786 में 10 का भाग देते कितना आया, कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 786 है, उसमें मैंने 10 का भाग दिया
तो 10 का भाग देने पे क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 78 टाइम्स जाएगा, 780 आएंगे और रिमाइंडर बचेगा 6। तो आई के अंदर क्या आ गया, 6, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, सम बराबर सम प्लस आई। सम का मान क्या था हमारे पास, 0 अभी तक। तो ये देखिए यहाँ पे आई का मान कितना है, जो हमने अपडेट कर लिया वैल्यू 6। तो 0 + 6 क्या हो गया, 6 हो गया। तो सम में भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, n की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कंट्रोल वेरिएबल n है जिसको यहाँ हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो n में जब 10 का भाग देंगे, यानी 786 में जब 10 का भाग देंगे तो भागफल कितनी बार गया था, 78 बार। तो ये n का मान 78 आ गया। तो फर्स्ट इटरेशन के कंप्लीशन पे n का मान 78 हो गया, i का मान 6 हो गया और सम का मान 6 हो गया। अब जब हम सेकेंड इटरेशन की बात करेंगे, अर्थात यहाँ, अब लूप में एंटर करने से पहले हमारे पास n, i और सम का मान क्या है, 78, 6 और 6 है। अब हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 78 में फिर मैं 10 का भाग दूंगा, मेरे पास n का मान 78 बचा है, इसमें मैं भाग दूंगा पुनः 10 का, कितनी बार जाएगा, 7 बार भाग जाएगा, भाग गया और बचा क्या, 8। तो अब जब i n% 10 करूँगा, अर्थात मैं शेषफल की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में शेषफल क्या बचेगा, 8। तो अब i के अंदर क्या आ गया, 8 मान आ गया, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, n दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, n है। n का मान कितना है, ये 7 है, जो यहाँ पे इसके द्वारा आएगा। तो तीसरा पार्ट क्या है, सम बराबर सम प्लस आई। तो सम में क्या था, पहले हमारे पास 6 था और अब क्या हो गया, i का मान कितना हमारा 8 था, तो 8 + 6 कितना हो गया, सम में भी 14 आ गया। ठीक है, अब तीसरे इटरेशन की बात करते हैं। तीसरे इटरेशन में भी इस प्रकार हम क्या करेंगे, पुनः यहाँ देख सकते हैं, ये तीसरे इटरेशन की बात है। n का मान 7 है, i का मान 8 है और सम का मान 14 है। तो यहाँ मैं, ये 7 है, 7 में 10 का भाग देता हूँ, कितनी बार गया, 0 बार। यहाँ कितना आया, 0। शेषफल कितना बचा, ठीक है। अभी तो i का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ये i का मान है। तो यहाँ देखिए i का मान 7 हो गया। दूसरा पार्ट है सम बराबर सम प्लस आई। सम बराबर सम प्लस आई मतलब सम में कितना था, पहले 14 था और i में कितना है, 7। तो 14 + 7 कितने हो गए, 21 हो गए। तीसरा पार्ट ये है। ये तीसरा पार्ट क्या है, n बराबर n/10। तो जब मैं इसमें भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा, 7 में 10 का भाग दूंगा, 0। तो यहाँ n के अंदर कितना आ गया, अब 0। ठीक है, 3 इटरेशन हो गए। अब मैं चौथे इटरेशन की बात करता हूँ। उस चौथे इटरेशन या स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं n की मान यहाँ 0 दूंगा तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है क्या, ऐसा, यानी यहाँ क्या हो गया, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन सही है, नहीं है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता। तो कंडीशन फॉल्स हो गई और कंडीशन फॉल्स होते क्या होगा, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप से बाहर आते क्या ऐड प्रिंट करना है हमें, सम ऑफ द डिजिट बराबर %d और सम के अंदर क्या था, जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो 21 थी। तो इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट 21 आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आप किसी भी दिए गए नंबर का या कीबोर्ड से एंटर किए गए नंबर का डिजिट्स का सम ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम हम ले लेते हैं कि अगर मुझे रिवर्स करना हो किसी नंबर का तो क्या करना होगा। ऑलमोस्ट सेम है प्रोग्राम, एक वेरिएबल n लेंगे, एक वेरिएबल रिवर्स लेंगे। वहाँ i एक्स्ट्रा था, यहाँ सम की जगह रिवर्स ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, पुनः मैं प्रोग्राम के कंट्रोल में जा रहा हूँ। n नॉट इक्वल टू 0, तो इनिशियली मैंने मान लीजिए नंबर पुनः 786 लिया। तो यहाँ क्या है, 786 नॉट इक्वल टू 0, सही है, नहीं है, दोनों बराबर, अर्थात कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, लूप के अंदर हम एंटर करेंगे। लूप के अंदर एंटर करके हम चेक करेंगे, रिवर्स बराबर रिवर्स इंटू 10। रिवर्स में क्या है, 0, तो 0 × 10 से क्या होगा, रिवर्स का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, रिवर्स बराबर रिवर्स प्लस n/10। n/10 मतलब 786 में 10 का भाग देने पर शेषफल क्या बचा, वो 6 बचा था। तो 0 + 6 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ n और रिवर्स अपडेट हो जाएंगे। अगली बार जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास n का मान 78 होगा और रिवर्स का मान 6 होगा। तो यहाँ हम 78 के साथ एंटर करेंगे, पुनः ये चीज़ अप्लाई करेंगे और कब तक अप्लाई करते रहेंगे, जब तक इस n का मान 0 नहीं हो जाता। तो 3 बार जब आप इसे अप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे n का मान 0 हो गया। और जब चौथी बार आप इसको 0 यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करोगे, 0 नॉट इक्वल टू 0, उस टाइम क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ जो ध्यान देना है वो इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या बताता है कि रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 करना है, फिर रिवर्स के अंदर रिवर्स प्लस n% 10 को ऐड करना है और उसके बाद में n बराबर n/10 करना है। तो ये तीनों लाइनें आपको मेनली इसमें याद रखनी होंगी। एनीवे यहाँ देख सकते हैं आप 786 हमारा नंबर था और उसका रिवर्स क्या है 687, अर्थात जो डिजिट्स थी हमारी वो उल्टी हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा जो लूप है वो फॉर लूप है। अब देखते हैं फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप के अंदर आप जैसा देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट की जगह आप इंक्रीमेंट बोल दें या सिंपली इसको मॉडिफिकेशन बोल दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये इंक्रीमेंट भी हो, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है और ये अन्य कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है जिसके द्वारा हम कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। तो जब ये आप अप्लाई करोगे तो ये तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ होंगी, ना कि अलग अलग। जैसा कि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले होता है, उसके बाद में वाइल के साथ हम कंडीशन लिख रहे थे और फिर उस वाइल लूप ब्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या अपडेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये तीनों चीज़ें एक साथ लिखनी है फॉर के अंदर। काम ऑलमोस्ट इसमें भी वही होगा। आप इनिशियलाइज करोगे जैसा कि यहाँ लिखा है, कंडीशन पार्ट होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम यहाँ एंटर करेंगे कोड ब्लॉक के अंदर, जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हम इसी को बार बार रिपीट करते रहेंगे। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या होंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे और इस पर्टिकुलर फॉर लूप के जस्ट बाद यानी यहाँ आने वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसको भी अब हम एक प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं पुनः दोहरा दूँ कि वाइल और फॉर इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्या है, इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों हम एक साथ अप्लाई कर देते हैं और उसमें हमें तीनों अलग अलग अप्लाई करने पड़ते हैं। एनीवे, प्रोग्राम की बात करते हैं कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी हो तो कैसे प्रिंट होगी। तो उसके लिए मैंने क्लास में भी ये प्रोग्राम डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक num1 है, एक num2 है। क्योंकि पहला जो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, जिसमें तीसरा जो पद होता है उससे पहले आने वाले दो पदों का योग होता है। तो पहले आने वाले दो पद हमें पहले से डिक्लेयर करने होंगे। तो 0 और 1 होते हैं किसी भी फिबोनाची सीरीज़ के पहले दो पद। तो मैंने num1 और num2 से डिक्लेयर किए हैं। उसके अलावा मैंने n, i और fib तीन वेरिएबल और यूज़ किए हैं। क्यों किए हैं वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं कि आप किसी फिबोनाची सीरीज़ के कितने पद प्रिंट करवाना चाहते हो। तो वह n के द्वारा कोई भी वैल्यू डाल सकता है। मान लीजिए उसने वैल्यू डाली है 6 या 7 या जो भी वो वैल्यू डालना चाह रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसने 10 वैल्यू डाली है। यहाँ पे हमने लिया है हमारे एग्जांपल में n का मान 10। अब क्या है, प्रिंट एफ फिबोनाची सीरीज़ ये सिंपली एक मैसेज है, नथिंग एल्स। अब हम n1 और n2 की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। तो जैसे num1 और num2 प्रिंट करवाएंगे तो num1 के कारण ये 0 और ये 1, ये दो प्रिंट हो जाएंगे, ओके। इसके बाद में हम फॉर लूप के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ फॉर लूप के अंदर क्या होगा, i का जो मान है 1 से लेकर n-2 तक चलेगा। ये n-2 तक क्यों चलेगा, क्योंकि हमें 10 वैल्यू प्रिंट करनी है और 10 में से 2 वैल्यू हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो अब हमें और कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, 8 वैल्यू। तो हमें लूप कितनी बार चलाना है, 8 ही बार चलाना है। और स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, i बराबर 1 से। तो i क्या है ये बताएगा कितने इटरेशंस चाहिए हमें, कितनी बार लूप चलाना है। i सिर्फ वही काम आ रहा है, ठीक है। तो आपको num1 num2 पता चल गई कि क्यों यूज़ किया है, n क्यों यूज़ किया है और i क्यों यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं fib की। fib जैसा मैंने बताया था कि क्या लॉजिक होता है कि जो तीसरा पद है इसमें, या हर पद क्या होता है, प्रीवियस दो पदों का योग होता है। तो हमने दो पद पहले लिए थे 0 और 1, तो फिब के अंदर क्या आ जाएगा, 0 + 1 बराबर 1। तो इसीलिए तीसरा पद भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस num1 और num2 को अपडेट करना है। तभी हम num1 num2 को अपडेट करने का मतलब क्या है कि मान लो पहला पद मेरा 0 था, दूसरा पद 1 था, तीसरा पद भी मेरा 1 आ गया। अब मुझे इसको num1 करना है, इसको num2 करना है, तभी मैं नेक्स्ट पद को इन दोनों के योग के बराबर अर्थात 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इनको अपडेट करना होगा। अपडेट करने का मतलब है ये num1 होगा, ये num2 होगा, तो अगला पद 3 आएगा इन दोनों के योग के कारण, एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ num1 बराबर num2 होगा और num2 बराबर फिब होगा। इससे क्या होगा, जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो जाएंगी। num1 है वो num2 की
num1 है वो num2 की तरह बिहेव करेगा और num2 जो है वो FIB की तरह बिहेव करेगा। या ये बोलना चाहिए कि जो FIB है हमारे पास जो मान आया दोनों का एडिशन वो क्या होगा, num2 को असाइन हो जाएगा और num2 की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो num1 को असाइन हो जाएगी। तो हमारे पास नए num1 num2 क्या होंगे, प्रीवियस num2 और रिजल्टेंट FIB। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका पूरा एग्जीक्यूशन स्टेप्स मैंने यहाँ दिखाए हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि इनिशियली क्या है, फिब की वैल्यू हमें अननोन है, n1 0 है, n2 1 है जो हमने प्रिंट करवा लिया है जब हम पहले इटरेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं फिब इक्वल्स टू num1 प्लस num2 करूँगा तो फिब में क्या आ जाएगा, यहाँ ये देखिए इस जगह इस फिब में 1 आ गया है, तो 1 के कारण, इन दोनों के कारण। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रिंट करवा दी वैल्यू, तो फिब की वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, num2 की वैल्यू num1 को असाइन हो रही है। तो num2 में क्या था हमारे पास, ये देखिए नंबर 2 में 1 था, वो किसको असाइन हो गया, num1 को। तो n1 में क्या आ गया, num1 आ गया, num2 1 था वो n1 के पास आ गया। और फिब के अंदर क्या था हमारे पास, इसके अंदर भी 1 था, तो 1 वापस यहाँ पे असाइन हो गया, तो num2 के पास भी 1 आ गया। तो इस प्रकार यही प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में आपको 10 पदों की एक फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी इस प्रोग्राम के द्वारा। एक और प्रोग्राम है कि यदि हमें नेचुरल नंबर्स कुछ गिवन है 10 और उनका सम करना हो तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए पुनः हमें 3 वेरिएबल चाहिएंगे। आई चाहिएगा, क्यों, इटरेशंस के लिए कि हमें कितनी बार लूप चलाना है। एन चाहिएगा ये बताने के लिए कि यूज़र कितने पदों का योग चाहता है। और सम इक्वल टू 0 किस लिए चाहिए, कि हमें इनिशियली 0 सम मान के चलना होगा और उसी के अंदर हम प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। तो यहाँ सबसे पहले हमने यूज़र से n का मान एंटर करवा लिया। अब लूप चला रहे हैं हम कब तक, क्योंकि 10 पदों का अगर यूज़, जैसे हमने इसमें लिया 6 पदों का योग, तो यदि n का मान 6 लिया है यूज़र से तो हमें 6 पदों का यूज़ करना है। तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर इस n की जगह 6 आ जाएगा। अब सबसे पहली बार क्या होगा, सम बराबर सम प्लस आई। तो सम में इनिशियली क्या है, सबसे पहली बार 0 और आई में क्या आएगा 1। तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया है। और जब हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आई प्लस प्लस के कारण आई का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन के अंदर फिर एंटर करेंगे तो वहाँ कंडीशन चेक होगी, आई का मान आपका अपडेट हो गया। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या आई का मान जो है, अभी आई का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो क्या 2 है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। कंडीशन ट्रू है मतलब हम लूप में फिर से एंटर करेंगे। लूप के अंदर एंटर करने पे क्या होगा, सम बराबर सम प्लस आई। सम के अंदर प्रीवियसली क्या था 1 था और आई का मान कितना है अभी 2 है, तो सम में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और आई की वैल्यू भी अपडेट होके 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये लूप आपका चलता रहेगा और आपको 6 पदों के बाद में जो भी आपको वैल्यू चाहिए थी वो आ जाएगी। तो अब इस प्रकार 6 पदों के बाद में आई का मान कितना हो गया 7 हो गया। और अब आप अगर इसको कंपेयर करोगे यहाँ पे लूप में एंटर करने की कोशिश करते हैं कि 7 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और जैसे ही फॉल्स होगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आते ही सम ऑफ फर्स्ट परसेंट डी नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू परसेंट डी। ये परसेंट डी किसको बता रहा है, एन को। एन क्या था हमारा 6 था, तो इसलिए सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इज़, और ये परसेंट डी किसको बता रहा है, इस सम को। इस सम के अंदर क्या है 21 लास्ट रिजल्ट है, ओके। तो इस प्रकार नेचुरल नंबर का सम भी ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की, जिसके अंदर हम डू वाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं। इस डू वाइल लूप के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। जैसा कि वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, उसके बाद में यहाँ कंडीशन लगा रहे थे और यहाँ मॉडिफिकेशन कर रहे थे। तो इनिशियलाइजेशन और मॉडिफिकेशन तो वहीं रहेंगे, लेकिन इसमें जो कंडीशन पार्ट है वो कहाँ होगा, लूप के अंत में आएगा। जबकि वाइल लूप में हम कंडीशन पार्ट कहाँ दे रहे थे, लूप की शुरुआत में, और डू वाइल के अंदर वही कंडीशन पार्ट हम लूप के अंत में दे रहे हैं। अर्थात जो कंडीशन है वो कंडीशन भी कहाँ चेक होगी, लूप के अंत में चेक होगी। तो यहाँ इस फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट से आते हैं, पहले हम डू करेंगे, अर्थात हम पहले इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे। इनिशियल वैल्यू जो है ये हमारी कंट्रोल वेरिएबल की, उस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को कंडीशन से मैच करेंगे। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स बाद में होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद हम डायरेक्टली इस कोड ब्लॉक के अंदर अर्थात इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अब जब हम इस लूप से बाहर आके यानी अगले इटरेशन पे जाएंगे कि दोबारा हम एंटर करें कि नहीं करें, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन चेक करेंगे
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर दोबारा एंटर करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ फ्लो चार्ट से भी दिखाया है कि हम पहले कोड ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे बिना किसी कंडीशन के, फिर यहाँ जब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन ट्रू है तो हम वापस इसके अंदर एंटर करेंगे, और अगर कंडीशन यहाँ पहली बार में फॉल्स होगी तो डायरेक्ट बाहर, अदरवाइज जब भी फॉल्स होगी तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, वाइल और डू वाइल में जो डिफरेंस है, वाइल में क्योंकि कंडीशन इस जगह चेक हो रही है तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब डू वाइल की बात करते हैं तो डू वाइल में जो कंडीशन है वो कहाँ चेक हो रही है, यहाँ चेक हो रही है, तो हम पहली बार एंटर करेंगे, फिर यहाँ अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम बाहर आएंगे, अर्थात कंडीशन फॉल्स होगी तो भी डू वाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली बार में हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी डू वाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, जबकि वाइल लूप है वो कंडीशन फॉल्स होने पर एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो दूसरा डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो डिफरेंस वाइल लूप के साथ जब कंडीशन लगा रहे थे तो यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करते थे कहीं भी ब्लॉक में जो वाइल लूप था, लेकिन डू वाइल लूप के अंत में हम इस जगह ये जो इस जगह ये देखिए आप सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है, वो सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। एनीवे, अब हम प्रोग्राम की बात करते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। यहाँ पर पुनः वही प्रोग्राम है, रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली बनने में डिफरेंट होगा लेकिन इसका एग्जीक्यूशन उसी वे में हो रहा है। यहाँ देखिए बनने में जो डिफरेंस है वो क्या है, वहाँ मैं पहले जब मैंने वाइल का यूज़ किया था तो मैंने यहाँ वाइल का यूज़ किया था और उसमें कंडीशन लगाई थी, जबकि डू वाइल के केस में पहले मैं डू कर रहा हूँ यानी लूप के अंदर एंटर कर रहा हूँ और लूप से बाहर आते हुए इस जगह कंडीशन चेक कर रहा हूँ। कंडीशन ट्रू है तो मैं पुनः एंटर कर रहा हूँ और अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं बाहर आ रहा हूँ। तो 3 बार ये कंडीशन ट्रू होगी तो 3 स्टेप होंगे, चौथी बार में कंडीशन फॉल्स होगी और हम डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे और रिवर्स प्रिंट करवा देंगे जैसे कि पहले प्रिंट करवा रहे थे। तो 786 अगर मेरा इनपुट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 687 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दोनों डिफरेंट कैसे हैं उसको समझने के लिए हम पुनः एक प्रोग्राम लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ वाइल यूज़ कर रहा हूँ पहले और यहाँ मैं पहले डू यूज़ कर रहा हूँ, फिर वाइल यहाँ चेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये कौन सा लूप है, ये वाइल है और ये डू वाइल है। कैसे अंतर आ रहा है वो देखते हैं। एक मेन मेथड लिया है, उस मेन मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल आई लिया है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वाइल आई इज़ लेस देन 1, अर्थात अगर आई का मान 1 से कम है तो मैं प्रिंट करूँ डू। ठीक है, तो क्योंकि आई का मान 1 है और 1 कभी 1 से कम नहीं होता, तो यहाँ पहली बार में चेक होगा वाइल में 1 लेस देन 1, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होते ही क्या होगा, हम डायरेक्ट इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या प्रिंट होगा, वाइल लूप एंड देन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस केस की बात करते हैं, डू वाइल के केस में सेम प्रोग्राम है, बस चेंज जो था वो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आई बराबर 1 है, उसके साथ मैंने डू वाइल लूप के अंदर एंटर किया। यहाँ क्या हुआ, डू किया, डू अर्थात पहले मैं एंटर कर गया हूँ लूप में एंटर करने के बाद मैंने यहाँ डू प्रिंट किया, आई प्लस प्लस किया, अब आई का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, वाइल आई इज़ लेस देन 1, आई का मान कितना है हमारे पास, 1 इनिशियली था, लूप के अंदर एंटर करते ही 2 हो गया। अब मैं देखूँगा कि क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं है, अर्थात कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। फॉल्स होने के कारण मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या प्रिंट होगा, वाइल लूप। तो अंदर क्या प्रिंट हुआ था, डू, ये डू अंदर प्रिंट हो गया था और बाहर क्या प्रिंट हुआ, वाइल लूप। तो आउटपुट क्या आएगा, डू वाइल लूप। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्राम सेम है, सब कुछ सेम है, खाली वाइल और डू वाइल के डिफरेंस से हमारे इस केस के अंदर प्रिंट हो रहा है वाइल लूप, जबकि इस केस के अंदर प्रिंट हो रहा है डू वाइल लूप। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रोग्राम से हम इसे समझ पा रहे हैं। अब हम वाइल और डू वाइल की जब बात करते हैं तो कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ दिए हैं।
पहला तो इनका सिंटैक्स ही है, वाइल के अंदर पहले वाइल के साथ कंडीशन आती है, फिर लूप के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पहले डू आता है, ये डू डी स्मॉल होगा, कैपिटल लिख दिया गया है भूल से, ये डू स्मॉल होगा। पहले डू के साथ हम एंटर करेंगे, उसके बाद में लास्ट में कंडीशन चेक होगी। कंट्रोलिंग कंडीशन क्या है? वाइल के केस में कंट्रोलिंग कंडीशन स्टार्ट में आ जाती है लूप के, डू वाइल के केस में कंट्रोलिंग कंडीशन लास्ट में आती है। ओके, जो दूसरा डिफरेंस यही है। तीसरा इटरेशन। इटरेशन की अगर बात करें तो वाइल के केस में अगर कंडीशन पहली बार में गलत है, यानी कंडीशन यहाँ पहली बार में ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, प्रोग्राम ये जो पर्टिकुलर लूप है ये एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन डू वाइल के केस में क्या होगा कि अगर कंडीशन रॉन्ग है या कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी कम से कम एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये डिफरेंस इसी को बता रहा है। चौथा है ऑल्टरनेट नेम्स। ऑल्टरनेट नेम क्या है? वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, जबकि डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और एक और जो डिफरेंस है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था वो क्या था कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ वाइल कंडीशन कोई भी सेमीकोलन का प्रयोग नहीं है, जबकि इसके अंदर वाइल कंडीशन के आगे सेमीकोलन का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमारे इस लेक्चर के दौरान हमने जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स थे जिसके अंदर हमने एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप दोनों का अध्ययन किया, और वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है ये भी समझने की कोशिश की। और साथ ही साथ हमने कुछ प्रोग्राम्स भी यहाँ डिस्कस किए हैं जिनके इटरेशन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पे बनाकर चेक भी कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस अवश्य कर लें, क्योंकि इनमें से एक दो प्रोग्राम्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।